आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर किसी के दिल में एक डर पैदा कर रहा है। रिसेशन। हाँ, अमेरिका में इकोनॉमिक स्लोडाउन की खबर फिर से हेडलाइन में है और ये बात तेजी से इंडिया में फैल रही है। सोच रहे हो ना कि ये हमारे देश पे क्या असर डालेगा, तो चलो एग्जैक्टली हम यही एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं अमेरिका की। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2025 के अंत तक वहां पे रिसेशन आ सकती है और इसके साइन अभी से दिखाई दे रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कंज्यूमर सेंटीमेंट वो भी काफी कम हो रहा है। ऊपर से नए टैरिफ्स ने ट्रेड वॉल्यूम को हिट किया है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी बुरा असर पड़ सकता है इसकी वजह से। ये सब सुन के लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी थोड़ी सी गड़बड़ है ना? Trump tariffs have kicked in, markets are volatile, recession fears loom. What is India's strategy, sir? अब ये सवाल आता है कि ये रिसेशन कितनी बुरी होगी। क्या ये 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस बनेगा जब जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई थी और काफ़ी लोगों की जॉब भी गई थी, या फिर इस बार कुछ अलग होगा? हम हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं, पास्ट रिसेशन जैसे 2008 और करंट प्रोजेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे ताकि समझ सके कि 2025 का सीन कैसा दिखेगा। This is not your ordinary run-of-the-mill recession. We are going through the worst economic crisis since the Great Depression. लेकिन असली टेंशन तो ये है कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हमारे ट्रेड, इंडिया से अमेरिका को बहुत सारी चीजें जाती हैं जैसे आईटी सर्विस, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स। और अगर अमेरिका में रिसेशन आती है तो वहाँ डिमांड कम होगी और हमारे एक्सपोर्ट पे इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये हिस्टोरिकल डाटा भी कहता है कि जब भी अमेरिका में स्लो डाउन आता है तो हमारे एक्सपोर्ट पे काफी बड़ा असर पड़ता है। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मामला। जब भी अमेरिका की इकोनॉमी वीक होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ही इंडिया में काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ये ट्रेंड पहले भी देखा गया है पास्ट यूएस रिसेशन में। और एक बड़ी बात, रेमिटेंस। बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में जॉब करते हैं और अपनी फैमिली को वहाँ से पैसा भेजते हैं और ये पैसा इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वहाँ रिसेशन आती है तो जॉब कम हो सकता है, जिससे रेमिटेंस काफी कम होगी। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स तो यही बताते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा स्ट्रेंथ है, हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन काफी ज्यादा है और ये जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग डाटा ये दिखाता है कि अगर अमेरिका में डिमांड कम होती है तो शायद डोमेस्टिक मार्केट इसका असर कम कर सके। ये एक बड़ा होप है हमारे लिए। और ये भी याद रखना कि इंडिया ने इससे पहले भी ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का सामना किया है। जब 2008 में रिसेशन आई थी तो इंडिया ने अपनी फिजिकल पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना और मॉनेटरी पॉलिसीज जैसे इंटरेस्ट रेट को काफी कम करना, और इससे इकोनॉमी को काफी सपोर्ट दिया गया था। और हिस्टोरिकल डाटा से ये पता चलता है कि ये मेजर्स काफी इफेक्टिव रहे। तो 2025 में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा ही करेगी। लास्टली, सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में कौन सा सेक्टर रिसेशन से ज्यादा इफेक्ट होगा और कौन से सेक्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। हिस्टोरिकल डाटा परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ ऐसे सेक्टर जैसे टूरिज्म और लग्जरी गुड्स ये काफी इफेक्ट होंगे, लेकिन इसेंशियल गुड्स और सर्विस वाले सेक्टर्स शायद इस सिचुएशन में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, ये था एक झलक इस बात का कि अमेरिका में रिसेशन फियर इंडिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है। पूरी डिटेल्स और एनालिसिस के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। तो शुरू करें। अब हम बात करेंगे अमेरिका में रिसेशन के डर के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो 2025 में सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या सच में अमेरिका एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया के लिए ये क्या मतलब रखता है? चलिए इस चैप्टर में पूरे सीन को समझते हैं, डाटा के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जब भी वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका पूरा असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, हमारे इंडिया पर भी। और अभी 2025 में एक्सपर्ट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आ सकता है। लेकिन क्या ये बात सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? चलो तीनों बड़े इंडिकेटर्स को देखते हैं, जीडीपी, जॉब्स और लोगों का कॉन्फिडेंस, और समझते हैं कि रियल पिक्चर क्या है। जीडीपी ये बताता है कि इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ रहा है या गिर रहा है, और अभी 2025 के शुरू में ही ये नंबर थोड़ी सी डरावनी कहानी सुना रहे हैं। एटलांटा फेडरल रिजर्व जीडीपी नाउ मॉडल बोल रहा है कि Q1 2025 में जीडीपी ग्रोथ -2.8% तक गिर सकता है। मतलब इकोनॉमी गिर नहीं रही बल्कि नेगेटिव में जा रही है, और यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। गोल्डमैन सैक्स जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया है। पहले ये 1.5% था और अब ये सिर्फ 1% है। ये दिखा रहा है कि ट्रेड पॉलिसी और इन्फ्लेशन के प्रेशर की वजह से इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ रहा है। रिसेंट मॉडल कह रहे हैं कि ग्रोथ ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है 2025 के शुरू में ही, और अगर ये चलता रहा तो रिसेशन का दरवाजा खुल सकता है। ये डाटा बोल रहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर जीडीपी नेगेटिव चली गई तो ये रिसेशन का पहला बड़ा सिग्नल है। अब बात करते हैं जॉब्स की, क्योंकि लोगों के पास अगर जॉब ही नहीं होगा तो इकोनॉमी का क्या होगा। चलो देखते हैं। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% के आसपास है, जो स्टेबल लगता है, मतलब अभी जॉब का सीन ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ले ऑफ बढ़ रहे हैं। पब्लिक ले ऑफ नोटिस 4.5 ईयर पर है, जो बताता है कि कंपनीज लोगों को निकालने पर लगी है। जॉब मार्केट स्टेबल है लेकिन हायरिंग स्लो है, मतलब नए लोगों को काम पे नहीं रखा जा रहा जितनी तेजी से पहले रखा जा रहा था। यह एक छोटा सा वार्निंग साइन है कि आगे जाके
अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है। अभी जॉब्स ठीक है, लेकिन अगर इकोनॉमी स्लो हुई तो लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और ये रिसेशन का दूसरा बड़ा हिंट होगा। अब तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडाइसेस। अगर लोग डरते हैं और खर्चा नहीं करते तो इकोनॉमी का इंजन रुक जाता है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स मार्च 2025 तक लगातार गिर रहा है और ये 4 महीने से नीचे जा रहा है। इसमें सब इंडेक्स 12 साल के सबसे नीचे लेवल पर है, मतलब लोग फ्यूचर को लेकर काफी डर रहे हैं। 2025 में रिटेल सेल्स भी अंडरवेलमिंग है, मतलब लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। गाड़ियां, घर और बड़े खर्चे सब पे लोगों ने रोक लगा दिए हैं और यह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी और स्लो हो जाएगी और नए टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है। गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से कोर पीसीई इन्फ्लेशन 3.5% तक जा सकती है 2025 के एंड तक। ये फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट बढ़ाने में और मजबूर कर सकती है, जो कि इकोनॉमी को और नीचे ले जाएगा। तो जीडीपी गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क में है और लोगों का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। ये तीनों इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी 2025 में एक बड़े संकट में है। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 35% के आसपास बढ़ा दी है और प्रेडिक्शन मार्केट में ये 40% के आसपास है। तो सवाल ये है कि रिसेशन आएगा या नहीं। अब सवाल ये है कि ये कब आएगा। अब एक और बार ट्विस्ट, अमेरिका के नए टैरिफ्स। ये पॉलिसी रिसेशन के डर को और बड़ा कर रही है और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बोल रही है कि 2025 में एवरेज यूएस टैरिफ 15% तक बढ़ सकता है, जो कि पहले 10% का एस्टीमेट था। ये टैरिफ ट्रेडिंग पार्टनर पे लगाए जा रहे हैं और इससे इफेक्टिव टैरिफ रेट यानी कि ईटीआर 90 सालों में सबसे ज्यादा हो सकता है। 2024 में ईटीआर 2.3% था और 2025 के शुरू में 8.5% हो गया है और साल के एंड तक ये 18% तक जा सकता है। और ट्रेड्स कम होने की वजह से इकोनॉमी सपोर्ट्स और कम हो जाएगा और यह एक बहुत बुरा साइन है। और टैरिफ्स की वजह से गोल्डमैन सैक्स ने यूएस के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 1% कर दिया है और टैरिफ्स की वजह से 2025 में ग्रोथ पे 0.5 से 0.75% का ड्रैग ला सकता है। और अगर ये चलता रहा तो 2026 में यूएस, चाइना और यूरोप में जीडीपी का 1% कम हो सकता है। टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एस्टिमेट्स है कि कोर इन्फ्लेशन 3.5% तक जा सकती है, जो कि फेडरल रिजर्व के 2% के टारगेट से बहुत ज्यादा है। और कंज्यूमर प्राइस में 0.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इन्फ्लेशन ऊपर और खर्चा नीचे, ये रिसेशन का एक परफेक्ट रेसिपी है। तो अब सवाल ये है कि ये सिचुएशन पुराने रिसेशन जैसा बुरा होगा। चलो कंपेयर करते हैं। द ग्रेट रिसेशन में जीडीपी -4.3% तक गिरा था और ये रिसेशन 18 महीने तक चला था और इस रिसेशन के पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक गिरा था। अब कोविड-19 की बात करते हैं, जो कि 2020 में हुआ था। कोविड के टाइम में जीडीपी -31.4% तक गिरा था और उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.7% तक पहुंचा था। और 2000 से 2001 के रिसेशन की बात करें तो उस टाइम जीडीपी -0.3% तक गिरा था और ये 8 महीने तक चला था और उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% तक गिर गया था। और 2025 के प्रोजेक्शन की बात करें तो Q1 में जीडीपी -2.8% तक गिर सकता है, लेकिन अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% के आसपास है, लेकिन ले ऑफ बढ़ सकते हैं। और कुछ सीएफओज बोल रहे हैं कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 16% तक है। अभी तक 2025 का सीन ग्रेट रिसेशन और कोविड-19 जैसा बुरा नहीं लग रहा, लेकिन रिस्क है। टैरिफ, इन्फ्लेशन और गिरता हुआ कॉन्फिडेंस इसको बड़ा बना सकते हैं और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये एक सीरियस रिसेशन बन सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो उसकी लहर इंडिया में कैसे पहुंचेगी। अगर अमेरिका में छींक भी आती है तो हमारे यहाँ ठंड फील होती है। जी हाँ, अमेरिका की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो उसका असर यहाँ तक झलकता है। 2025 में एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यूएस में रिसेशन के चांसेस ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का डर है और लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो ये सब इंडिया पे कैसे असर डालेगा, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। इंडिया अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें बेचता है, IT सर्विस, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन अगर वहाँ रिसेशन आया तो वहाँ के लोग कम खर्चेंगे, कंपनी कम इन्वेस्ट करेगी और हमारे एक्सपोर्ट को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से जब अमेरिका में रिसेशन आता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट में 10 से 15% की गिरावट होती है और अभी 2025 में यूएस एक्सपोर्ट सिर्फ 0.7% से बढ़ने का एस्टीमेट है और इंपोर्ट 1.8% से, और ये बहुत कम है। अगर आईटी कंपनीज को कम प्रोजेक्ट मिले, टेक्सटाइल की डिमांड घट गई या फार्मास्यूटिकल की सेल्स कम हुई तो कंपनीज का प्रॉफिट गिरेगा, जॉब कम होंगी और इकोनॉमी और स्लो हो जाएगी। अब बात करते हैं पैसे के फ्लो के बारे में। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अमेरिका से इंडिया में ढेर सारा पैसा FDI और FII के थ्रू आता है, लेकिन रिसेशन में इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और वो रिस्क लेना बंद कर देते हैं। 2008 के रिसेशन में इंडिया का FDI 30% तक कम हो गया था और 2025 में एक रिपोर्ट के हिसाब से टैरिफ टेंशन की वजह से जो ग्रोथ है सिर्फ 1% रहने वाला है। मतलब इन्वेस्टमेंट का सीन टाइट है। अगर नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। अब बात करते हैं रेमिटेंस की। बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में जॉब करते हैं और हर साल करोड़ रुपए अपने घर भेजते हैं और ये पैसा हमारी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है। लेकिन रिसेशन
में वहाँ जॉब कम होंगी, सैलरी घटेंगी और लोग कम पैसे भेज पाएंगे। 2020 के कोविड रिसेशन में रेमिटेंस 5 से 10% तक कम हो गए थे और अभी अनएम्प्लॉयमेंट 4% पे स्टेबल है, लेकिन ले ऑफ बढ़ रहे हैं। पब्लिक ले ऑफ नोटिस 4.5 ईयर हाई पे है। चलो अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अमेरिका में रिसेशन का मतलब वहाँ की मार्केट गिरेगी और ये लहर ग्लोबल मार्केट तक आएगी। हमारा BSE सेंसेक्स भी नहीं बचेगा। 2008 में अमेरिका रिसेशन के वक्त BSE सेंसेक्स 50% तक गिर गया था और अभी 2025 में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 12 साल के लोएस्ट पर है और रिटेल सेल्स भी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, कंपनी को फंडिंग नहीं मिलेगी और इकोनॉमी और भी स्लो हो जाएगी। प्लस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, रुपीज वीक होगा, इंपोर्टेड चीजें जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक चीजें और भी महंगी हो जाएगी क्योंकि टैरिफ से इन्फ्लेशन 3.5% बढ़ने तक का चांस है। अब बात करते हैं इंडियन डोमेस्टिक कंजप्शन के बारे में, जो कि एक पॉजिटिव है। इंडिया की इकोनॉमी में डोमेस्टिक कंजप्शन का बड़ा हाथ है। हम लोग अपने देश में ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं जैसे ग्रोसरी, कपड़े, गैजेट्स, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया के GDP का 16% डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है, लेकिन 2025 में US में टैरिफ रेट 15% का एस्टिमेट है जो इन्फ्लेशन को 3.5% तक ले जाएगा, मतलब चीज़ें और भी महंगी होगी। अब बात सरकार की। पहले जब ग्लोबल रिसेशन आए तो इंडिया ने अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से सिचुएशन को संभाल लिया था। 2008 में RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किए थे और गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था और गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के हिसाब से रिसेशन का चांस 35% है और GDP ग्रोथ सिर्फ 1% रहने वाला है, तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाएगी तो इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्टर रिस्क में है और कौन से सेक्टर सेफ हैं। हर रिसेशन में कुछ सेक्टर्स को झटका लगता है और कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पहले बात करते हैं रिस्की सेक्टर्स की, IT सर्विस, लग्जरी गुड्स और ऑटोमोबाइल, क्योंकि इनकी डिमांड काफी कम हो सकती है, स्पेशली जब US एक्सपोर्ट 0.7% से बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं सेफ सेक्टर्स की, FMCG जैसे सोप, टूथपेस्ट और खाना, ये इसेंशियल्स हैं, इनकी डिमांड हमेशा स्टेबल रहती है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे प्रिपेयर कर सकता है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या हम इस क्राइसिस को चांस से बदल पाएंगे? ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर US में रिसेशन आता है तो इंडिया कैसे हैंडल करेगा, ट्रबल होगा या ट्रायम्फ? चलो डिटेल में समझते हैं डाटा के साथ। इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हीरो है डोमेस्टिक कंजप्शन, मतलब हम लोग अपने देश में इतना खर्चा करते हैं कि ये हमारे GDP का 64.8% का हिस्सा है। ये नंबर दिसंबर 2024 तक का है और ये नंबर बढ़ रहा है। अगर US में डिमांड कम हो जाती है तो क्या हम अपने आप को संभाल सकते हैं? चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। IMF की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 के एंड तक इंडिया का GDP 3,60,000 करोड़ यानी कि $4.27 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और ग्रोथ रेट 6.5% रहेगा। और ये सब डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है। और इन्फ्लेशन रेट 4.1% रहेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट में है, मतलब चीजें ज्यादा महंगी नहीं होंगी और लोग खर्चा करते रहेंगे। चलो अब थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि ये डोमेस्टिक कंजप्शन हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्राइवेट कंजप्शन GDP का 64.8% है और ये बहुत बड़ा नंबर है। 2007 से 2009 के ग्रेट रिसेशन में जब एक्सपोर्ट और रेमिटेंस कम हुए तब भी डोमेस्टिक कंजप्शन स्टेबल रहा, क्योंकि हमारे देश में लोगों की बेसिक नीड पूरी होती रहे, खाना, कपड़े और घर का सामान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 से 25 में GDP ग्रोथ रेट 6.5 से 6.8% के बीच रहेगा और ये सब डोमेस्टिक डिमांड की वजह से है। तो अगर US में डिमांड गिर भी गई तो हमारा इंटरनल मार्केट सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं सरकार और RBI के पॉलिसी की। ये दोनों मिलकर हमें ग्लोबल क्राइसिस से बचा सकते हैं। जब 2007 से 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो RBI ने रेपो रेट को 9% से 4.75% तक कम किया, जिससे लोन सस्ते हुए और लोगों ने ज्यादा खर्चा किया। और सरकार ने $40 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया, जिससे रोड, ब्रिज और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पे फोकस किया गया। और रिजल्ट में देखने को मिला कि GDP ग्रोथ 9% से 6.7% तक ही गिरा और जल्द ही रिकवर भी कर गया, जबकि बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे थे। और अब बात करें कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में, तो उस टाइम RBI ने रेपो रेट को 4% तक कम किया और लोन मोरेटोरियम दिया, जिससे EMI थोड़ी देर के लिए रुक गए। और सरकार ने $266 बिलियन का पैकेज लॉन्च किया हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब लोगों के लिए कैश ट्रांसफर के लिए। और रिजल्ट में रेमिटेंस स्टेबल रहे और IT सेक्टर्स ने वर्क फ्रॉम होम को अडेप्ट कर लिया। अब 2025 का करंट सीन देखते हैं। RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को एडजस्ट करेगा, जो अभी 4.5% के आसपास है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पे रहेगा और फिस्कल डेफिसिट GDP के 6% के टारगेट में रहेगा, मतलब ग्रोथ और सेविंग का बैलेंस। 2022 में इन्फ्लेशन 6.7% तक चली गई थी, लेकिन RBI ने स्टेप लिया और इसे कंट्रोल किया। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं। इंडिया में कुछ चीजें हैं जो हमें ग्लोबल शॉक से बचा सकती हैं। चलिए समझते हैं। पहला, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि हम अपने आप पे डिपेंड कर सकते हैं। दूसरा, डाइवर्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सब सेक्टर हैं।
एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा सपोर्ट करता है। तीसरा, सेफ फाइनेंशियल सेक्टर्स, हमारे बैंक्स रिस्की एसेट्स में ज्यादा नहीं है तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर थोड़ा कम होगा। अब देखते हैं कि अगर यूएस में रिसेशन आया तो कौन से सेक्टर्स में दिक्कत होंगी और कौन से सेक्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी जाएंगी। पहले बात करते हैं रिस्क वाले सेक्टर्स की। आईटी सेक्टर्स का 60% रेवेन्यू यूएस से आता है। 2008 और 2009 में आईटी कंपनीज को बड़ा झटका लगा, कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए और ले ऑफ ज्यादा हुए। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स, ये एसेंशियल्स है लेकिन अगर यूएस में डिमांड कम हुई तो प्राइस प्रेशर बढ़ सकता है। और अब बात करें टेक्सटाइल्स की, तो अगर यूएस में लोगों के पास पैसा कम हुआ तो कपड़ों पे पैसे कम खर्च करेंगे। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिसेशन से। एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट, खाने की डिमांड कभी कम नहीं होती, ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट को फायदा ही मिलेगा। दूसरा, एफएमसीजी, सोप, टूथपेस्ट, खाना, ये सब रिसेशन में कभी कम नहीं होता। तीसरा, डिजिटल सर्विसेज, पेंडेमिक के बाद डिजिटाइजेशन बढ़ा है, रिसेशन में भी कंपनी एफिशिएंसी के लिए टेक में पैसा लगाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेक श्योर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।